जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली 2 क्लासों में संख्या पद्धति से संबंधित जितनी भी संख्याएं थी उन सभी संख्याओं को हमने कवर कर लिया था। आज की दोस्तों हमारी जो क्लास है वो हमारी उन्हीं संख्याओं से संबंधित प्रश्नों की क्लास रहेगी। तो चलिएगा हम क्लास को शुरू करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। निम्न में से किसमें परिमेय वर्गमूल है? परिमेय अर्थात भिन्नात्मक यानी कि p बटे q के रूप में है, जहां p और q क्या हैंगे? पूर्णांक हैं और q शून्य नहीं है। आपको हमने जब परिमेय संख्या पढ़ा रही थी उसमें बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन p बिलोंग करेगा किसको? z को। z बोले तो पूर्णांक, और q बिलोंग करेगा z को, बोले तो z मतलब होता है क्या? पूर्णांक, इंटीजर। लेकिन q के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। ये आपको हमने परिमेय संख्या में बताया था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि परिमेय क्या है? कि वर्गमूल है, और कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होगी? जैसे हम बात करें 0 पॉइंट, यहां पर अगर हमने पॉइंट के बाद 2 अंकों को ले लिया तो क्या होगा? इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। 0 पॉइंट यदि हमने 4 अंकों को ले लिया तब भी क्या निकलेगा? पूर्ण वर्ग निकलेगा। अगर हमने पॉइंट के बाद 6 अंकों को ले लिया तब भी हमारा क्या निकलेगा मेरे साथियों? पूर्ण वर्ग निकलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि पूर्ण वर्ग जब भी हमें चाहिए है तो पॉइंट के बाद या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। इस प्रकार के अंक होना चाहिए, तभी किसी संख्या का क्या निकलेगा मेरे साथियों? पूर्ण वर्ग निकलेगा। क्या अगर हम 0 पॉइंट कोई भी एक अंक लिख दें, क्या पूर्ण वर्ग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। या 0.3 अंक लिख देंगे, क्या पूर्ण वर्ग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पूर्ण वर्ग के लिए क्या चाहिए? 2, 4, 6, 8 इस प्रकार के कोई भी अंक चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑप्शन में। क्या ये 0.4 ये क्या पूर्ण वर्ग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक है? सिर्फ एक अंक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो 0.2 का होगा, तो मेरे साथियों 0.2 इंटू 0.2 करते तब होता 0.04। क्या होता? 0.04 होता। जी सिर्फ कितना है? 0.4 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत। क्या 1.6 होगा? क्या ये भी नहीं होगा। इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, ये हमारा क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। तो पॉइंट के बाद या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी अंक है पॉइंट के बाद आता है तो वो वही संख्या क्या कहलाएगी? हमारी पूर्ण वर्ग कहलाएगी, वरना पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि 64 रूट में 64 बटे रूट 625 एक है। परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या या अपरिमेय संख्या? तो 64 किसका होता है मेरे साथियों? 8 का। और 625 किसका होता है? 25 का। तो 8 बटे 25 जो है वो p बटे क्यू के रूप में है, और p बटे क्यू के रूप में होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं मेरे साथियों? परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्लियर है? चलो अगला देखो। संख्या पाई है, संख्या पाई है एक भिन्न है, एक आवर्ती दशमलव है, या एक परिमेय संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगी? पाई। पाई का यहां पर चिन्ह दिया हुआ है, तो पाई का चिन्ह हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा मेरे साथियों? अपरिमेय होगा। लेकिन अगर हम बात करें पाई का जो मान है, इसका जो मान है, मान कितना होता है? 22/7। इसका जो मान है 22/7, ये क्या होगा? हमारा परिमेय होगा। तो मान जो है वो परिमेय होगा, और अगर हम पाई का चिन्ह की बात करें तो वो क्या होगा? एक अपरिमेय होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे साथियों? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, करिए विचार। पहला क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है क्या? दूसरा, हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या एक या दोनों सही है, या ना तो एक सही है ना तो 2 सही है? कौन सा इसका आंसर हो सकता है? जल्दी बताएं मेरे भाई। तो देखिएगा, पहला कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। कोई भी पूर्णांक ले लीजिएगा। पूर्णांक मतलब होता है माइनस वाली संख्या, जैसे -7 ले लिया, -5 ले लिया, -17 ले लिया,
-19 ले लिया। क्या ये सभी संख्याएं जो आपको दिखाई दे रही हैं माइनस में, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। तो ये भी क्या है हमारी एक परिमेय संख्या है। क्या पॉजिटिव वाली परिमेय संख्या हो सकती है? जैसे मैंने लिख दिया 9, 8, 7, 6, 19, 22, 48, 117, कोई भी पॉजिटिव संख्या ले ली हमने, तो ये भी क्या है? एक पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो ये भी क्या है? हमारी परिमेय है। अब आती है जीरो। क्या जीरो क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि जीरो भी क्या है? एक पूर्णांक है, और जीरो पूर्णांक है तो जीरो भी क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। तो जीरो भी क्या हमारी परिमेय संख्या है, नेगेटिव भी हमारी परिमेय संख्या है, और पॉजिटिव भी हमारी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। मतलब कि सीधी सी बात है कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? परिमेय होंगी। तो पहला तो हमारा ऑप्शन सही है, पहला हमारा कथन जो है वो सही है, ऑप्शन नहीं सॉरी, कथन हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें नंबर लाइन पर क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्याएं शामिल होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं में सभी संख्याओं को शामिल किया जाता है। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या होंगी? जैसे पूर्ण संख्या भी होगी, पूर्ण भी होगी, पूर्णांक हो गई, प्राकृत होगी, परिमेय होगी, अपरिमेय होगी, अपरिमेय होगी, सम होंगी, विषम होंगी, रामानुजम होगी, सभी संख्याएं होंगी, भाज्य अभाज्य सब कुछ होंगी। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं हमारी? ये सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं मेरे साथियों? भाज्य अभाज्य सभी संख्याएं अगर मिला दी जाएं तो इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहते हैं। तो हर पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। तो एक और दो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे हमारे? सही हो जाएंगे। तो एक और दो दोनों स्टेटमेंट मेरे साथियों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? उत्तर प्रदेश 2020 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? √12/√3 है, √20/√5 है, √4/√25 है, √63/√28 है। कौन सा इसका सही मान होगा? जल्दी बताएं मुझे आंसर। देखो इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? √12/3, 3 चौको 12, तो रूट आ गया 4, और √4 किसका मान होता है? 2 का होता है, और 2 कैसी एक परिमेय संख्या है, तो ये तो होगी नहीं अपरिमेय। इसको देखते हैं, √4 किसका मान होता है? 2 का, और √25 किसका मान होता है? 5 का, तो 2/5 ये भी परिमेय हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? 20 बटे कितना कर देंगे? 4, और 4 पंचे 20, तो रूट कितना आ जाएगा? 5, और √5 क्या है? परिमेय है क्या अपरिमेय है? तो बोलोगे सर ये तो अपरिमेय है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको और देख लेते हैं, किससे काटेंगे इसको हम? 7 से काट रहे हैं, 7 नम 63 और 7 चौको 28, तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। 3/2 क्या होता है? हमारी परिमेय संख्या है। तो कौन सी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी? तो वो होगी कौन सी? √20/√4, क्योंकि ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है मेरे साथियों? अपरिमेय संख्या है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव विषम है? कौन सा विषम होगा? पहला ऑप्शन, दो विषम संख्याओं का योग विषम होगा क्या? दो विषम संख्याओं का अंतर विषम होगा क्या? दो विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होगा क्या? या इनमें से कोई नहीं? कौन सा हो सकता है? जल्दी मुझे आंसर दें। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि दो विषम संख्याओं का योग क्या विषम होगा? देखते हैं, एक विषम ली हमने कौन? 3, और एक विषम ली कितनी? 5, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, और 8 क्या एक समय के विषम है? तो बोलोगे सर ये तो समय है, इवन नंबर है। और भी देख लेते हैं, 11 में कितना जोड़ देंगे हम? 9 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 20, और 20 भी क्या एक सम है। और भी देख लेते हैं, 9 में कितना जोड़ लेंगे?
9 में 5 जोड़ लेंगे तो 9 और 5 कितना होता है 14। तो ये भी क्या एक सम है। तो कितनी भी विषम के साथ यदि हम विषम संख्या को जोड़ दें तो मुझे कौन सी संख्या मिलेगी, सम मिलेगी। क्या मिलेगी, सम। तो क्वेश्चन कह रहा है दो विषम संख्याओं का योग क्या विषम संख्या होगी, नहीं होगी, क्या होगी, सम होगी। दूसरा, दो विषम संख्याओं का अंतर क्या सम होगी, क्या सॉरी विषम होगी क्या, देख लेते हैं। 9 में से ऐसे 5 में से 3 कम कर दो तो कितना आएगा 2, 2 भी सम है। 11 में से 9 कम कर देंगे कितना आएगा 2, ये भी कम है। अगर हम बात करें यहां पर 9 में से 5 कम कर देंगे तो कितना आएगा 4, ये भी सम है। तो ये भी क्या आएगी, सम आएगी, ना कि विषम आएगी। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, दो विषम संख्याओं का गुणनफल क्या विषम संख्या आएगी, चेक कर लेते हैं, इसको और कर लेते हैं चेक। 5 क्या है, एक विषम है, और 3 भी मेरे साथियों क्या विषम है। अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो 5 3 15, 15 क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है, हाँ या ना, विषम नंबर आ गई। अगर 11 गुणे 9 कर देंगे, 11 9 कितना होता है 99। तो 99 भी एक क्या है, विषम संख्या है। यहां पर क्या मिल रही, विषम मिल रही। और 9 गुणे 5 कर देंगे तो इधर कितना होता है 45। तो 45 भी क्या है, एक विषम संख्या है। तो मतलब दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या निकलेगा, विषम संख्या निकलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी दें। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, कौन सी एक अपरिमेय संख्या होगी, जल्दी मुझे आंसर दें इसका। √25 बटे √225, 49 बटे 121, √49 बटे 7, √125 बटे 25 क्या होगी, जल्दी बताओ। देखो इसको सॉल्व करें। √25 किसका मान होता है, तो बोलोगे सर 5 का, और 225 किसका होता है 15 का। तो 5 बटे 15 बोले तो 1/3। तो ये तो परिमेय संख्या है, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। मुझे चाहिए कौन सी है, अपरिमेय चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये किसका है 7 का है, और ये किसका है 11 का है। ये 7 का मान हो गया, ये 11 का, तो ये भी परिमेय होगी। इसको देखेंगे तो ये किसका हो जाएगा, 49 का कितना निकलता है 7, 7 बटे कितना कर देंगे 7, 7 से 7 काटेंगे 1, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे में, और ये किसका होता है 5 का। तो इधर निकलेंगे, एक जोड़ा निकल आएगा बाहर, एक अंदर रहेगा। तो 5 बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो रूट कितना बचेगा 5, और √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है, तो बोलोगे सर अपरिमेय है। कैसी है, अपरिमेय है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। यदि m n o p और q पूर्णांक हैं तो m n + o p - q सम होना चाहिए, जबकि निम्नलिखित में से कौन सा सम होगा, जबकि निम्नलिखित में से कौन सा सम होगा। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, m n o p q सब क्या है, पूर्णांक है। क्या हैंगे, पूर्णांक है। पूर्णांक होने का मतलब है कि सभी संख्याएं क्या है, या तो 0 हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव हो सकती हैं, या तो नेगेटिव हो सकती हैं। अब उनमें से कह रहा है कि इन तीनों में से एक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि दो विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ दें, दो विषम संख्याओं को यदि हम जोड़ दें तो मुझे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम। तो कौन सी संख्या होगी प्राप्त, सम होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी बेटा, सम होगी। क्या होगी, सम होगी। जैसे 5 + 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 8, क्या होगा 8। तो तीन संख्या है मेरे पास, एक है m और एक है n + o और एक है p - क्या हो जाएगी q। ठीक है, तो सम होना चाहिए, जबकि निम्नलिखित में से कौन सा सम है। अब यहां पर हमने देखा कि इन तीनों संख्याओं में से, अब जी बात करी हमने विषम प्लस विषम का, अगर हम विषम का गुणा विषम में कर दें, विषम का गुणा किस में कर देंगे, विषम में कर देंगे, तो मुझे हमेशा संख्या जो प्राप्त होगी वो कौन सी होगी, विषम होगी। क्यों होगी, जैसे हमने कहा 5 × 3 कर देंगे तो 5 × 3 = 15,
तो मुझे कौन सी संख्या मिली, विषम। 3 गुणा 5 करेंगे, 3 गुणा कितना कर देंगे 7, तब भी क्या मिलेगी, विषम। और 9 गुणा 3 कर देंगे तब भी क्या मिलेगी हमें, विषम मिलेगी। मतलब दो विषम संख्याओं को गुणा कर दिया जाए तो मुझे क्या मिलेगी, विषम मिलेगी। तो इन तीनों में से दो तो हमारी क्या होंगी, विषम होंगी, दो तो हमारी संख्या क्या होंगी, विषम होंगी। लेकिन अगर हम विषम के साथ, यदि हम विषम के साथ किसका गुणा कर दें, सम का, जैसे इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 2 का, तो कितना हो जाएगा 30, और 30 क्या हो जाएगी, सम। इसके साथ अगर हम 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 42, ये भी सम है। और इसके साथ 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 54, तो ये भी सम है। तो किसी भी दो विषम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विषम निकलती है, और विषम के साथ यदि गुणा हम किसका कर दें, सम का कर देंगे तो हमेशा क्या निकलेगी, एक सम संख्या निकलेगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का हमें क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। इन तीनों का क्या निकालना है मेरे साथियों, गुणनफल निकालना है। और तीनों का गुणनफल निकालने के बाद जो भी एक संख्या रहेगी वो उनमें से क्या होगी, सम होगी। अगर हम बात करें कि इन तीनों में से दो तो हो जाएंगी विषम, क्या हो जाएंगी, दो हो जाएंगी क्या, विषम, और एक हो जाएगी कौन सी, सम। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो सम होगी, हाँ या ना। अब देख लेते इन तीनों में जो भी हमारा ऑप्शन रहेगा वही हमारा क्या होगा, मान होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम एक क्लियर नहीं कर सकते ना कि कौन सी सम होगी। एम भी सम हो सकती है, एन प्लस ओ भी सम हो सकती है, पी माइनस क्यू भी सम हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है जो इन तीनों में से सम के रूप में है। तो देखो पहला ऑप्शन है एम, तो एम तो मिल गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्या दूसरा ऑप्शन पी है क्या, नहीं है पी। तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई है क्या, एम प्लस एन, एम प्लस एन है नहीं है। और चौथा ऑप्शन एन प्लस पी है क्या, एन प्लस पी इनमें से भी कोई नहीं है। तो या तो इनमें से ये सम हो सकती थी, या ये सम हो सकती थी, या तो ये सम हो सकती थी। क्यों हो सकती थी, क्योंकि इन तीनों में से दो तो हो जाएंगी विषम और एक हो जाएगी सम। तो अगर गुणा कर दिया जाए तो सबको मिलाकर क्या बन जाएगी, सम संख्या बन जाएगी। क्या हो जाएगी, सम। क्योंकि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि यदि तीनों का गुणा कर दिया जाए तो क्या मिलेगी, मुझे एक सम ही मिलेगी। और सम कब मिलेगी, कब मिलती है, जब हम दो विषम संख्याओं का गुणा कर दें और एक सम का कर देंगे। तो इन तीनों में से कोई एक संख्या सम होगी, वो कौन सी हो जाएगी, एम हो जाएगी। क्लियर है, कोई भी हो सकती थी, एम हो सकती थी, एन प्लस ओ हो सकती थी, पी माइनस क्यू हो सकती थी। इनमें से कोई भी एक संख्या क्या हो सकती थी, सम हो सकती थी। तो हमारे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था, कौन सा, एम था। तो एम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सही है, सदैव सही होना चाहिए। बताओ कौन सा हो सकता है। पहला, अभाज्य संख्या का वर्ग अभाज्य होती है क्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम किसको मानते हैं, 2 को। अगर हम 2 का वर्ग करें कितना होता है, 4। क्या 4 क्या अभाज्य है, बोलोगे नहीं अभाज्य नहीं है, ये क्या है, भाज्य है। 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 क्या अभाज्य है, क्या नहीं है, ये कैसी है, भाज्य है। 5 का वर्ग करेंगे कितना आता है, 25, 25 क्या अभाज्य नहीं है। तो किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग हमेशा अभाज्य नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा, 2 वर्ग संख्याओं का योग एक वर्ग संख्या है। देखो 2 वर्ग संख्या, इसी को ले लेते हैं, 2 वर्ग संख्या है, 2 का वर्ग कितना हुआ 4 और 3 का वर्ग कितना हुआ 9। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 9 और 4 कितना हुआ 13। क्या 13 एक वर्ग संख्या है, बिल्कुल नहीं है। और भी जोड़ लेते हैं, 25 प्लस कितना जोड़ दो, 9 जोड़ दो, तो कितना होता है 25 और 9 34। क्या 34 एक वर्ग संख्या है, बिल्कुल नहीं है। तो जी भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। तीसरा ऑप्शन देखो, एक वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम होती है। एक वर्ग संख्या में अंकों की संख्या कैसी होती है, सम होती है। देख लेते हैं, हमेशा की बात कर रहे हैं। यहां पर कितना हुआ कि एक वर्ग संख्या में अंकों की संख्या कैसी होती है, सम होती है। जैसे इसी को ले लिया हमने 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, तो अंक कितने हो गए 2 और 5 कितना हो गया 7। क्या ये सम है क्या, बिल्कुल नहीं। 6 का वर्ग ले लेते हैं 36, 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, 9 क्या सम है, बिल्कुल नहीं है। 7 का वर्ग ले लेते थे 49, 4 प्लस 9 कितना होगा 13। क्या 13 एक सम है, क्या नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा मेरे साथियों, गलत हो जाएगा।
अगला है कि दो वर्ग संख्याओं का गुणनफल वर्ग संख्या होगी। दो वर्ग संख्याओं का गुणनफल क्या होगी? एक वर्ग संख्या होगी। ये भी देख लेते हैं कैसे होगी। दो वर्ग संख्या ली हमने, एक संख्या कौन ले ली? 4, और एक कौन सी ले ली? 9। तो हमने ले ली 4 गुणा कितना ले ली? 9। अगर इनका गुणा कर देंगे तो 4 नम कितना होता है? 36। और 36 क्या एक वर्ग है? किसी का वर्गमूल है कि नहीं है? किसका वर्गमूल है? 36 का, 6 का वर्गमूल है कौन? 36। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है कि दो वर्ग संख्याओं का गुणनफल, इन दो वर्ग संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक क्या होगी? एक वर्ग संख्या होगी। क्या होगी? एक वर्ग संख्या होगी। क्या 36 किसी का वर्गमूल है? किसका है? 6 का है। किसका है मेरे साथियों? 6 का है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलो अगला देखो, यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n है। हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, या तो एक प्राकृत संख्या होगी या तो एक अपरिमेय संख्या होगी। कौन सा हमारा आंसर हो सकता है इसमें से? जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं कि इनमें से मेरे साथियों कौन सा राइट आंसर होगा। रूट n, n एक कैसी है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब है एक से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या हम n के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हम n की जगह अगर हम 2 मान के चलते हैं, कितना मानते हैं? 2। तो रूट क्या आ जाएगा? 2। रूट 2 क्या हो जाएगी हमारी? अपरिमेय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अपरिमेय। और यदि n की जगह हम 4 मान के चलते हैं, n की जगह कितना मान के चलते हैं? 4। n की जगह 4 रख के देख लिया तो रूट 4 क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि n की जगह अगर हमने 2 रखा तो एक अपरिमेय आई, और n की जगह अगर हमने 4 रखा तो कैसी संख्या आई? वो वास्तविक संख्या आई या प्राकृत संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी। देखो हमेशा तो नहीं हो सकती है, हमेशा नहीं होगी। क्यों? कभी कभी रूट 2 में आएगी, और रूट 2 हमारी प्राकृत संख्या होती है क्या? नहीं होती है। हमेशा एक परिमेय संख्या होगी क्या? नहीं होगी। परिमेय का मतलब होता है जिसका अगर रूट में भी है तो उसका क्या निकलता हो? वर्गमूल या घनमूल निकलता हो, तभी वो परिमेय होगी। क्या इसका निकल रहा है क्या? रूट 2 का कोई नहीं निकल रहा ना, तो ये भी नहीं हो सकती। हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, हमेशा तो नहीं हो सकती है, एक बार अपरिमेय हो सकती है, लेकिन अगर हम दूसरी संख्या का मान रखेंगे तो 2 आएगा, और 2 क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये भी नहीं हो सकती। फिर क्या हो सकती है? या तो एक प्राकृत संख्या होगी, बिल्कुल सही है, या तो एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। या तो प्राकृत संख्या बनेगी या तो क्या बनेगी? अपरिमेय बनेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे साथियों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर जाने से पहले अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो मेरे भाई लोग आप जाइए प्ले स्टोर पर, वहां पर आप लोगों को सर्च करना है SBI दीपेंद्र लर्निंग एप्लीकेशन। उसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। भारत में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये बैच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये बैच आपके लिए कितने रुपए का है? 699 रुपए का है। तो जल्दी से जल्दी इसको परचेज कर ले, ठीक है। इसमें हम सभी सब्जेक्टों को कवर कराएंगे, मैथ भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, सब कुछ, जीके जीएस सब कुछ रहेगा। और साथ में आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज भी इसी में मिलेगी। यदि x धनात्मक समपूर्णांक है और y ऋणात्मक विषम पूर्णांक है तो x की पावर y है। देखो x क्या है? एक धन पूर्णांक है। x कैसा है? एक धन पूर्णांक है। और y कैसा है? ऋण पूर्णांक है। y कैसा है? जो हो गया क्या है? धन पूर्णांक, पॉजिटिव है जी। और जी कैसा हो जाएगा? ऋण पूर्णांक, मतलब नेगेटिव है। ऋण पूर्णांक कैसा है जी? नेगेटिव है।
x का मान जो है वो धन पूर्णांक है और y का मान जो है वो ऋण पूर्णांक है। मतलब जी हो जाएगा x और जी हो जाएगा माइनस का y। दो हमारे पास संख्याएं हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है x की पावर y है, x की पावर क्या कर देंगे, माइनस का y कर देंगे। तो क्या होगा जी, ऑड इंटीजर होगा क्या, सम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा क्या जी, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक होगा क्या। दूसरा सम पूर्णांक होगा क्या, सम पूर्णांक। और परिमेय संख्या होगी क्या, परिमेय संख्या होगी क्या, जल्दी बताएं मुझे। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखना चाहें, एक बटा, ये माइनस में है तो नीचे आएगी एक बटा एक्स की पावर क्या आ जाएगी बाई, तो ये किस में पहुंच जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए एक बटा क्या कर देंगे, एक्स की पावर वाई। और p बटे क्यू के रूप में होगी ना आपकी संख्या, किसमें होगी, p बटे क्यू के रूप में। और p बटे क्यू के रूप में जितनी भी संख्या होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं इस तरह की x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 38 है। तो x का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 38 हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा कि जो तीनों की तीनों जो संख्या है वो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं की जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है, 2 से। और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कैसी है, एक सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, कौन, 2। तो यदि इनमें से यदि हम एक संख्या में से अगर हम 2 ले लें तो x प्लस वाई प्लस कितना आ जाएगा, 2 बराबर कितना होगा, 38। क्योंकि 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या, और कैसी अभाज्य संख्या है, समअभाज्य संख्या है। क्योंकि एक की 2 ही एक ऐसी मात्र संख्या होती है जो 2 ही एक ऐसी मात्र संख्या होती है जो क्या होती है, सम अभाज्य होती है। तो x प्लस वाई बराबर कितना कर देंगे, 38 माइनस कितना हो जाएगा, 2। x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 36। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो दोनों में कोई भी संख्या कॉमन ना हो, एक के अलावा दोनों में कोई भी संख्या कॉमन ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या कहते हैं, या इसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या क्या होती है, जो किसी और से ना कटे उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। किसी और से कटने का मतलब है कि सिर्फ जिसके कितने गुणनखंड हो, 2, एक को छोड़कर सिर्फ जिसके कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि इनमें से एक होना चाहिए x। अगर हमने x की जगह 36 रखा और y की जगह क्या रखा, 0, y की जगह क्या रखा, 0, क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं है। x की जगह हम 35 रखते हैं, प्लस कितना रखते हैं, 1, क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि 7 से भी कट रही 35, हाँ या ना, 5 से भी कट रही और 35 से भी कट रही, इसके तो ज्यादा गुणनखंड हो गए। 34 प्लस 2 रखेंगे, क्या 34 क्या अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। 33 रख के देखते हैं, 33 प्लस 3, क्या ये भी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। 32 प्लस कितना रखेंगे, 2, क्या ये अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। 31 प्लस कितना रखेंगे, एक सेकंड, 33 और 3 36, और यहां पर हो जाएगा कितना हमारा, 32 प्लस 4, तो 32 और 4, ये भी क्या नहीं होगी, हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 31 में 1, 31 और यहाँ पर अगर हम 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों हो गई, क्योंकि 31 और 5 कितना हो गया, 36, तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 36। तो 31 भी हमारी अभाज्य संख्या है और 5 भी क्या हमारी अभाज्य संख्या है, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो कितना होता है, 36, और तीनों संख्या मिल गई। 31 आ गया x का मान,
5 आ गया y का मान और z का मान कितना हो गया 2, और यदि इन सबको जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 38 होगा। तो हमारी कौन सी संख्या होगी मेरे भाई, मेरी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी 31। क्लियर। नेक्स्ट, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है तो परिणाम संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है। अगर हम 9 अंकों की नहीं ले रहे हैं, 2 अंकों की संख्या ले रहे हैं, तो देखो 2 अंकों की इसका प्रत्येक अंक कौन है 1 है। अगर 11 गुणा 11 किया हमने तो कितना आता है, 11 गुणा 11 करने पर कितना आता है 1 to 1। और अगर हम 111 गुणे 111 कर देंगे तो कितना आएगा 1 2 3 2 1। अगर इसका 11 गुणे 11 गुणे 11 1100 11 कर देंगे गुणा में तो कितना आएगा 1 2 3 4 3 2 1। अब इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का जो एक ही अंकों से दोहराई जा रही है उसका अगर हम वर्ग निकालें और सभी अंक कैसा होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर हम उसका वर्ग निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे, ये संख्या कहाँ तक जा रही थी 1 2, तो यहाँ से जाएंगे 1 2, इसके बाद हम क्या हो जाएंगे यहाँ से रिपीट करेंगे 2 1। ये कितनी तक जा रही 3 तक, तो 1 2 3, तो 1 2 3 और फिर क्या होगा 2 1। ये कितने तक जा रही 4 तक, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यहाँ से रिपीट हो जाएगा 3 2 1। अगर हम 5 तक जाते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ये होता है इसका क्या वर्ग। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इन्हीं संख्याओं के अंकों को अगर हम जोड़ दें, तो देखो यदि इन्हीं संख्याओं के अंकों को अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा 1 2 3 और 1 4। क्लियर है। यहां पर देखो 2 और 1 3, 3 और 3 कितना हो 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, हो गया। इसी प्रकार से यहां पर जोड़े 2 1 3, 3 और 6 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 2 15, 15 और 1 16, और इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। तो कहने का मतलब है कि इन सभी संख्याओं का अगर हम क्या निकालेंगे वर्ग निकालेंगे, क्या निकालेंगे वर्ग निकालेंगे, और उन संख्याओं के अंकों को यदि हम जोड़ दें तो हमेशा क्या मिलेगी जी संख्या मिलेगी। तो सीधा सा अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो इसमें कितने अंक होंगे, तो बोलोगे सर 2 अंक हैं, तो 2 का क्या कर दो वर्ग कर दो। तो संख्या के अंकों के डिजिटों का योग कितना आ जाएगा 4। इसमें कितने हैं 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 9। इसमें कितने थे 4, 4 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 16। इसमें कितने थे हमारे 5, तो 5 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 25। उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 अंकों की किसी संख्या का अंक 1 है। जैसे हमने कहा 9 अंकों की संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि इन सभी का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो जो भी संख्या आएगी, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये मान निकलेगा। और यदि इन सभी संख्या के अंकों को यदि हम जोड़ दें तो मुझे कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो देखो इन सभी को अगर आप जोड़ दोगे तो यहाँ पर अंक कितने थे 9 थे, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे 9 का वर्ग करेंगे तो राइट आंसर कितना होगा 81 होगा। आप लोग जोड़ कर देख लेना, इन सभी संख्या के अंकों को जोड़ना 81 मिलेगा। कितना मिलेगा 81 मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई आपको। चलो नेक्स्ट, 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है और 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या n है, तो m माइनस n किसके बराबर होंगे, जल्दी बताएं मुझे। m माइनस n किसके बराबर होंगे। क्या होगा आंसर इसका,
0 से 50, 0 से 50 तक अगर हम बात करें कि अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं 15, और 50 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं 10। तो यहां पर इसका मान कितना था m और इसका मान कितना था n। तो m की जगह पर हम कितना रखेंगे, m माइनस n का मान रखना है, तो 15 माइनस कितना कर देंगे 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर मिलेगा 5। तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी आ रही हैं 15, और 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी आ रही हैं आपकी 10 आ रही हैं। और अगर हम बात करें 0 से लेकर 100 तक कितनी आती हैं, तो क्या बताओगे आप लोग, कितनी आती हैं 25 आती हैं। कितनी आती है मेरे साथियों, 25 आती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग में एक दूसरे से सापेक्षित अभाज्य है। अभाज्य बताना है, जल्दी बताएं कौन सा हो सकता है। पहला देखते हैं, इसको अगर हम काटेंगे 7 एकम 7, 2 आ रहा है, 7 चौक 28, ये तो 7 से कट जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, ये भी 7 से कट जाएगा, मतलब ये अभाज्य नहीं है। ये कटेगा 17 से, 17 3 क्यों, और 119 भी कट जाएगा 17 से, ये भी नहीं होगा। ये 3 से कट जाएगा, 27 भी 3 से कट रहा है, 51 भी 3 से कट रहा है, तो बचा कौन हमारा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हमारा बचा है 103 और 113। 103 भी हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 113 भी क्या हमारी एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। तो 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या बतानी है। तो आप लोगों को पता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है, जैसे हमने बोला था 2 होत, 3 होत, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39, 41, जो 39 नहीं होता है, यहाँ पर हम काटेंगे, 37 के बाद कितना होता है 41, 43, 47, और कौन सी होती है 53, 59, 61, 63 नहीं होती, 67 होती है। और यहाँ पर हम बात करेंगे 71, 73, 73 के बाद 79, यहाँ पर हम बात करेंगे कितनी होती है 83 भी होती है, 89, 8 और 3 11, 89 हो जाएगी। और यहाँ पर हम बात करेंगे कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 89 होती है, और कितनी होती है 97। कुल मिलाकर कितनी होगी, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कुल मिलाकर कितनी होती हैं 25। अब हम पूछ रहे हैं क्या, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य वे संख्या होती हैं जिनमें अंतर कितने का होता है 2 का होता है। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं जिनमें अंतर 2 का हो, और कहाँ से लेना है 35 से लेना है। तो 35 से मतलब है यहाँ से लेना है, हमें कहाँ से लेना है, यहाँ से। तो यहाँ पर देखिएगा 41 और 43, ये भी क्या है कि जुड़वा अभाज्य संख्या है। 59 के बाद 60 और 61, ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। 71 72 73 भी क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो कुल मिलाकर कितनी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो रही हैं, वो हो रही हैं कितनी, 3 हमारी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कितनी होती है मेरे साथियों, 3 होती है यहां तक। अगला देखो, यदि a b c d और e भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं और इन पांचों संख्याओं का योग विषम है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, क्या एक विषम संख्या होगी, क्या एक सम अभाज्य संख्या होगी, क्या एक सम संख्या होगी, या एक विषम अभाज्य संख्या होगी। जल्दी बताएं मुझे क्या होगा इसका आंसर। ए बी सी डी ई भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमने यहां पर लिखा कि ए बी सी, ए
बी सी डी और ई, 5 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनमें से 5 में से ये तो कंफर्म है कि एक क्या होगी, इनमें से 2 होगी। क्या होगी मेरे साथियों? 2 होगी। अब 2 होगी तो कहीं ना कहीं यहां पर हम बात करें कि इनकी जो दो दो संख्याएं हैं, अगर हम इन दोनों संख्याओं को देख लें तो कहीं ना कहीं ये कैसी होंगी? ये होगी क्या? विषम होंगी। कैसा होगी? विषम होंगी। कैसी होंगी मेरे साथियों? विषम होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इनमें से एक तो कंफर्म है कि एक जो संख्या होगी वो 2 होगी। तो इनमें से जो 4 संख्याएं होंगी वो विषम भी हो सकती हैं। क्या होंगी? विषम ही हो सकती हैं। पूर्णता क्या होंगी मेरे साथियों? ये विषम ही होंगी। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है 2 की जो कैसी होंगी? एक सम हो सकती है, क्योंकि पांचों के पांचों कैसी अभाज्य हैं। तो 5 अभाज्य में से 4 तो पूर्णता कैसी होंगी? विषम होंगी। लेकिन कभी कभी पांचों भी हमारी विषम हो सकती हैं, और कभी कभी क्या होती हैं? 4 हमारी क्या होंगी? विषम होंगी। लेकिन ये तो कंफर्म है कि 4 तो हमारी क्या होंगी? विषम होंगी। यदि हम एक का मान कितना रखते हैं? 2 रखते हैं। तो आप लोग मुझे एक बात बताना है, तो और इन पांचों संख्याओं का योग क्या है? एक विषम संख्या है। तो पांचों संख्याओं का योग क्या होगा? विषम संख्या। कब होगा? जब कैसे होगा विषम संख्या? क्या होगा बेटा? जैसे हमने कहा कि 2 संख्याओं को यदि हम जोड़ दें, 2 विषम को जोड़ दिया तो 3 + 2, 3 प्लस कितना कर देंगे? 5। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। और 8 कैसी? एक सम है। हाँ या ना? और अगर हमने यहां पर जोड़ दिया 9 और 3 कितना जोड़ दिया? 12। तो 12 भी क्या है? एक सम है। कैसी? एक सम है। तो चार विषम संख्याओं को यदि हम जोड़ दें, 4 विषम संख्याओं को यदि जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? बोलोगे सर मुझे सम ही प्राप्त होगा। कौन सा प्राप्त होगा? मुझे सम ही प्राप्त होगा है। तो वो कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्याओं को यदि हम जोड़ दें तो मुझे कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। क्या होगी? मुझे एक सम संख्या की प्राप्त होगी, क्योंकि ये पांचों के पांचों कैसी हैं? एक अभाज्य संख्या है। कैसी हैं? अभाज्य। जिनमें से एक तो हमने कितनी मान ली? 2 मान ली। कौन सी? सम। लेकिन 4 तो पूर्ण रूप से क्या होंगी? विषम होंगी। यदि हमने चारों संख्याओं को यदि हमने उठा लिया जो कि विषम है, यदि चारों संख्याओं का योग निकालेंगे तो मुझे कौन सी संख्या मिलेगी? एक सम संख्या मिलेगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? जल्दी बताएं मुझे, कौन सी एक संख्या अभाज्य संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो स्वयं से कटें और या एक से कटें। या सीधा सा है कि जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों वे क्या कहलाती हैं? अभाज्य कहलाती हैं। तो कौन सा आंसर हो सकता है इसका हमारा? पहला ऑप्शन देखो, क्या 133 होगा? 19 से कट जाएगा जी। ये किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, क्योंकि 4 और 2 6, 6 किससे कटता है? 3 से कटेगा। ये किससे हो जाएगा? इसके गुणनखंड देखेंगे तो 11 × 13, 13 एकम 13, 13 14, तो ये भी कट जाएगा। 137, तो 137 क्या हो जाएगी हमारी? एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है मेरे साथियों? एक अभाज्य संख्या है। इसके कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं, इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, 137 × 1। अगला देखो, 28 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 28 से सभी छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? 2 भी है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और एक 23 है। यदि इन सभी संख्याओं को जोड़ दें, यदि इन सभी संख्याओं को जोड़ दें तो मुझे कौन सी प्राप्त होगी? 27 होगी क्या? नहीं होगी। 23 के बाद क्या होगी? सीधी 29। और वो क्वेश्चन कह रहा है कि 28 से पहले पूछना है, तो अपन को जोड़ना है। तो 27 और 3 20, 20 5 25, और इनको जोड़ देंगे 20 25 और 25 दूनी 50, और 50 और 50 कितना हो गया? 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि इन सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मुझे बताएं।
क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस संख्या समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या है। आप लोगों मेरी पिछली क्लास आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इस क्लास पर जोर डालें, याद करने की कोशिश करें कि मैंने लिखवाया था 1 से लेकर 10 तक कितनी होती हैं 4, 11 से लेकर 20 तक कितनी बताई थी हमने 4, 21 से लेकर 30 तक कितनी बताई थी हमने 2, 31 से लेकर 40 तक हमने कितनी बताई थी 2, 41 से 50 तक कितनी बताई थी 3, 51 से 60 तक कितनी बताई थी 2, 61 से 70 तक कितनी बताई थी 2, 71 से 80 तक कितनी थी हमारी 2, 80 से 81 से 90 तक कितनी थी हमारी 2, और 91 से 100 तक कितनी थी हमारी 1। तो एक नंबर बताया था हमने 44, 22, 32, 32, 23, 21, 44, 22, 32, 32 के बाद यहाँ पर कितनी आनी थी 3 आनी थी, 32, 23 और 21, ये हमारा नंबर था हमारा। अब मुझे एक बताना है आपको कि 40 से लेकर, कहाँ से लेकर बेटा 40 से लेकर 60 तक, 40 से लेकर 60 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी यहाँ पर, 40 से लेकर 60 तक कुल कितनी संख्याएं हो सकती है हमारी, जल्दी बताएं मुझे। 40 से लेकर 60 तक देखिएगा, यहां से हमें चेक करना है 40 से लेकर 60 तक का। देखो 40 से लेकर 60 तक, तो देखो यहां से देखेंगे यहां तक, तो 3 और 2 कितनी हो सकती है यहाँ पर 5। दूसरा ऑप्शन है 30 से 49 तक, 30 से लेकर 49 तक देखना है हमें, तो 30 से लेकर 49 तक, तो यहां से हम बात करेंगे 30 से लेकर 49 तक, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो यहां पर कितनी होंगी 5 होंगी, यहां पर भी कितनी होंगी 5 होंगी। अब दूसरा है 20 से लेकर 40 तक, तो 20 से लेकर 40 तक अगर हम देखेंगे, तो 20 से लेकर 40 तक मेरे साथियों देखेंगे यहां से देखना हमें 20 से लेकर कहां तक 40 तक, तो 20 से लेकर 40 तक कितनी होंगी 4, तो यहां पर कितनी हो जाएंगी 4। और 60 से लेकर 80 तक हमें चेक करना है, 60 से लेकर 80 तक हमें चेक करना है, तो 60 से लेकर 80 तक कितनी होंगी 5, कितनी हो जाएंगी 5। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या है, तो कौन सा समूह है जिसमें सबसे कम संख्या है, तो वो हो जाएगी कौन सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 से लेकर 40 तक हमारी सभी संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है। तो आज हमने 20 प्रश्न लेकर आए थे, जो हमने पिछली 2 क्लासों से संबंधित हमारी क्या रहेंगे प्रश्न रहते थे। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेके आते हैं, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए और खूब पढ़ते रहिए। जय हिंद।